किशन मिश्रानी जी जो इसके बाद धन्यवाद करेंगे सबका। हमारे जो है मेरे समापन पे धन्यवाद गुलशन जी आप करेंगे सबकी तरफ से। सभी पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी मातृशक्ति, आज मैं भी आप सबको और हम सब की तरफ से, हमारे कांग्रेस रोहतक के कांग्रेस परिवार की तरफ से सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम शुभकामनाएं देते हैं। ये दिन और ये पल और ये सुबह एक ऐसी सुबह होनी चाहिए, एक ऐसा दिन होना चाहिए कि हम सब देश के लिए सोचें। हम सारा साल अपने अपने संघर्षों में, अपने परिवार के साथ अपने संघर्षों में, अपने जीवन में हम व्यस्त रहते हैं, लेकिन आज का दिन हम देश के लिए सोचें। ये ऐसा दिन होना चाहिए। और ये देश को आज़ादी कैसे मिली, जैसे मुझसे सभी ने पहले बताया और आप सब जानते हैं, क्योंकि कोई कांग्रेसी ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पे सारा कांग्रेस का परिवार बैठा है, जिसको देश की आज़ादी के लिए कितनी कुर्बानियां करनी पड़ी उसके बारे में जिसको जानकारी ना हो। कितने हमारे लाखों करोड़ों देशवासियों ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने कितनी कुर्बानियां दी इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए। चाहे वो उस समय 2-3 धाराएं थी जो देश को आज़ादी की जो लड़ाई लड़ रही थी, केवल कांग्रेस ही नहीं थी, 2-3 धाराएं थी, और हम उन दोनों तीनों धाराओं से जुड़े हुए हर स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी को नमन करते हैं। चाहे वो कांग्रेस के माध्यम से जो सबसे बड़ा आंदोलन दुनिया के इतिहास में आज तक अगर कोई हुआ तो हिंदुस्तान के स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन हुआ, महात्मा गांधी जी के, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद और असंख्य करोड़ों देशवासियों ने हर तरह की कुर्बानियां दी, अपनी जवानियां अंग्रेजों की काल कोठरियों में बिताने का काम किया। चाहे आईएनए के माध्यम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनकी प्रतिमा पे हम जाएंगे क्योंकि हमारे इलाके से कांग्रेस का जो आंदोलन चल रहा था उसमें भी बहुत लोगों ने अपनी आहुति दी, और नेताजी के साथ आजाद हिंद फौज में भी हमारे इलाके से बहुत से हमारे नौजवान गए और उस फौज में भी लड़ाई लड़ने का काम किया। और चाहे क्रांतिकारी आंदोलन हो, शहीद भगत सिंह, ये वो धरती है जिस धरती पे तीनों जो विचारधाराएं लड़ाई लड़ रही थी आजादी के लिए, तीनों विचारधाराओं की आवाज आज भी इस धरती पे सुनाई देती। मगर कई विचारधाराएं ऐसे भी थी जो उस समय आजादी के आंदोलन को कमजोर करने का काम कर रही थी, जो भाई को भाई से उलझाने का काम तब भी कर रही थी, धर्म जाति के आधार पर भाई को भाई से लड़वाने का, भिड़ाने का काम कर रही थी। कई विचारधाराएं उस समय भी थी जिनको आजादी से सरोकार नहीं था देश का, लेकिन उनको, और आज भी वही विचारधाराएं ऐसी हैं। तो हमारी लड़ाई उस समय अंग्रेजों से भी थी, देश को आजादी दिलाने के लिए भी थी, और ऐसी विचारधाराओं से भी थी जो भाई को भाई से लड़ाए, जो धर्म जात पात के आधार पर समाज को बांटने का काम करे। तब भी लड़ाई थी। तो एक लड़ाई तो हम जीत गए, जिसकी आज हम स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम उसकी सालगिरह मना रहे हैं, उस जीत की। मगर दूसरी लड़ाई अभी जारी है, क्योंकि जो ऐसी विचारधारा जिन्होंने स्वतंत्रता में तो हाथ नहीं बटाया लेकिन भाई को भाई से उलझाया, वो विचारधाराएं आज भी देश का नुकसान पहुंचा रही हैं, वो आज भी देश का नुकसान पहुंचा रही हैं। आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर में कैसा शौर्य हमारे देश की फौज में, कितना बड़ा उदाहरण हमारी देश की फौज ने कितनी बहादुरी दिखाई। ये वो फौज जिस पे आपको और हमको गर्व है, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ फौज। जब भी कभी जरूरत पड़ी तो हमारी फौज ने हमेशा हमारे देश के झंडे को, तिरंगे को ऊपर रखने का काम किया। कोई भी सरकार रही हो, किसी पार्टी की रही हो, मगर देश की फौज ने हमेशा तिरंगे को ऊपर उठाए रखने का काम किया। इस देश की फौज पर आज हम सबको गर्व है। मगर दुख की बात यह है कि हम तो कह सकते हैं कि किसी की भी सरकार रही हो, देश की फौज ने हमेशा
देश के तिरंगे को ऊपर रखने का काम किया। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनके मुंह से ये शब्द नहीं निकलेंगे, वो केवल अपनी अपनी बात करेंगे कि हमारी पार्टी। ये वो फौज है 71 में जब पाकिस्तान ने आंख दिखाई तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बनवाने का काम किया। ये वो फौज है जब करगिल की पहाड़ियों पर दुश्मन आ बैठा तो सरकार उस समय चाहे किसी दूसरी पार्टी की हो, जिस पार्टी में हम ना भी हों, दूसरे प्रधानमंत्री हों, लेकिन करगिल की पहाड़ियों पर जब दुश्मन आ बैठा तो हिमालय का शीश नहीं झुकने दिया, दुश्मन को खदेड़ फेंकने का काम इस फौज ने किया। ये वो फौज है 1947 से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक, जब जब देश को जरूरत आई तो हमारी फौज ने, लेकिन फौज ने तो अपना काम कर दिया जो मैंने संसद में भी कहा, लेकिन क्या देश की सत्ताधारी पार्टी ने अपना काम किया? उन्होंने राजधर्म निभाया? उन्होंने राजधर्म नहीं निभाया। ऐसे समय में राजधर्म नहीं बनाया। आपने देखा सर्वदलीय बैठक बुलाई ऐसे समय में, और प्रधानमंत्री जी खुद ही सर्वदलीय बैठक में नहीं आए। 2 बार बुलाई सर्वदलीय बैठक। कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी देश से बड़ी नहीं हो सकती। जब दुनिया देख रही थी, दुनिया की नजर टिकी थी हिंदुस्तान पर, जब दुश्मन की से टकराव की बात आती है तो देश का प्रजातंत्र अगर सर्वदलीय बैठक में सब मौजूद होते तो एक संदेश जाता दुनिया में कि एकजुटता से 140 करोड़ का देश अपनी फौज के साथ खड़ा है, दुनिया के अंदर हमारी शक्ति प्रदर्शित हो। लेकिन प्रधानमंत्री जी जिन्होंने खुद बुलाई वो बिहार चले गए और चुनाव प्रचार में चले गए। सर्वदलीय बैठक 2 बार बुलाई। मैंने संसद में भी कहा कि अगर ऐसी कोई बात थी, आपको बिहार जाना था, कोई और व्यवस्था थी, तो रात को बुलाते, रात के 12 बजे 1 बजे संसद बुलाते, सर्वदलीय बैठक बुलाते थे, हम हाजिर थे, हम आ जाते रात को 12 बजे अगर आपको सुबह प्रचार करना था। लेकिन दुनिया के सामने तो एकजुटता दिखाने का मौका था। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति, और हर चीज में राजनीति। फौज ने तो अपना काम किया, दुश्मन को अपने घुटनों के बल फौज लेके आई। दुनिया कहने लगी थी कि अब मौका है, मगर उसके बाद सीज फायर, और सीज फायर की घोषणा भी अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति लगातार सीज फायर के बयान दे रहे हैं। 35 बयान दे दिए, उनका एक बार भी खंडन प्रधानमंत्री जी ने ना संसद में किया, ना देश में किया। विश्व पटल पे एक संस्कृत का श्लोक है, मौनम स्वीकृति लक्षणम, मौनम स्वीकृति लक्षणम। जब अमेरिका के मुखिया 35 बार कहेंगे कि हमने व्यापार का धौंस और लालच दिखाकर सीज फायर करा दिया, और भारत के मुखिया एक बार भी कुछ नहीं करेंगे और मौन धारण कर जाएंगे, तो दुनिया के अंदर देश की साख बढ़ेगी क्या घटेगी? दुनिया, विश्व समुदाय क्या सोचेगा? हिंदुस्तान, भारतवर्ष 140 करोड़ आबादी का देश, जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश है, आज वो किसी और देश, और अमेरिका आज तो हम बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति हैं। 1971 की मैं याद दिला दूं इस सरकार को, 1971 में हिंदुस्तान इतनी बड़ी आर्थिक शक्ति नहीं था, लेकिन अमेरिका ने तब भी आंख दिखाई थी अमेरिका ने, और अमेरिका उस समय दुनिया का सुपर पावर था। अमेरिका ने आंख दिखाई थी और वो तत्कालीन सरकार को, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी को कहा था कि आप बांग्लादेश की तरफ या ईस्ट पाकिस्तान की तरफ अपनी फौज भेजने का काम ना करें। हमारा 7वां लड़ाकू बेड़ा जो हिंद महासागर में 7वां लड़ाकू बेड़ा जो तैनात है, वो 20 दिन के अंदर ढाका पहुंच जाएगा। इंदिरा जी ने जवाब दिया था 20 दिन में जब ढाका पहुंचेगा तो पाकिस्तान की फौज नहीं, हिंदुस्तान की फौज आपका स्वागत करेगी वहां पर। अमेरिका ने उस समय आंख दिखाई थी। ये कहते हैं कि उसी भाषा में जवाब दो, भाषा में तो उस समय जवाब दिया था। आज तो हमारी शक्ति और बड़ी है, लेकिन उसके बाद भी आपने दुनिया के विश्व समुदाय में के सामने हिंदुस्तान की साख को कहीं ना कहीं आपने उस तरीके से संभाल के नहीं रखा जो लोगों ने आपको जिम्मेदारी दी थी। ये हुआ था 70 साल में, जो ये कहते थे कि क्या हुआ था, ये हुआ था। वे दुनिया के आगे हिंदुस्तान का तिरंगा
26/11 की बात करते हैं, मुंबई के अटैक की बात करते हैं। जब मुंबई में अटैक हुए, आपको याद होगा, आतंकवादी पे कार्रवाई चल रही थी मुंबई में, लेकिन वहां आतंकवादी कार्रवाई के बाहर उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री पहुंच गए थे। उन्होंने प्रेस वार्ता शुरू कर दी थी। हमने मगर ऐसा नहीं किया। हमने ऐसा नहीं किया। पहलगाम से लेकर और ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन सिंदूर से लेकर सीज फायर तक हमने कहा कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, सरकार का कोई कदम होगा हम साथ देंगे। और आप वहां पहुंच गए थे 26/11 में। और 26/11 की बात करते हैं, ये ताकत थी अमेरिका के राष्ट्रपति, उस समय राष्ट्रपति ओबामा, मैं भी सांसद था। राष्ट्रपति ओबामा ने वॉशिंगटन में बैठकर समर्थन नहीं दिया हिंदुस्तान को। जिस वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ अब आतंकवादियों के सरगना आसिफ मुनीर बैठकर वहां पर लंच कर रहे हैं और लंच के बाद ट्वीट कर रहे हैं कि इनको नोबेल प्राइज मिले डोनाल्ड ट्रंप को। और लंच के बाद डोनाल्ड ट्रंप प्रेस पे स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मैंने सीज फायर करा दिया। उस अमेरिका के राष्ट्रपति 26/11 के बाद, जो ये बात 26/11 कहते हैं कि हमारे समय भी आतंकी हमला हुआ था मुंबई में, मुंबई के आतंकवादी हमले के बाद उस समय के राष्ट्रपति ओबामा वॉशिंगटन नहीं बैठे, दिल्ली आए और दिल्ली आकर संसद में दोनों सदनों के बीच में खड़े होकर कहा कि अमेरिका हिंदुस्तान के साथ खड़ा। और पाकिस्तान ने जो आतंकवादी ठिकानों को जो शह देने का काम किया है, पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया जाएगा, दुनिया के अंदर स्थान नहीं बचेगा पाकिस्तान। ये ताकत बोलने से नहीं है, ताकत भाषण देने से नहीं है। ताकत अगर विश्व की कोई शक्ति आंख दिखाए, जैसे 71 में आंख दिखाई थी अमेरिका ने, तो उनको उसी भाषा में जवाब देने से है। और ताकत अगर कोई पड़ोसी देश अगर दुश्मनी पे उतर जाए तो पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी हो जाए, उसमें ताकत प्रदर्शित होती है। यहाँ पे आपने देश की उस साख को जो इतने वर्षों से बचा के रखी थी हमने, आज हम देखते हैं कि देश की उस साख को आपने कहीं ना कहीं उस हिसाब से संभालने का काम किया। इसीलिए चिंता होती है, क्योंकि देश हित सबसे ऊपर है। किसी व्यक्ति या किसी पार्टी का हित देश के ऊपर नहीं हो सकता। मैं भाजपा वालों से भी कहना चाहता हूं, क्योंकि बहुत से भाजपा वाले किसी व्यक्ति का हित या पार्टी का हित देश के हित के ऊपर नहीं हो सकता। तिरंगे का हित सबसे ऊपर। आज के दिन बीजेपी वाले भी इस बात पे विचार करें, मंथन करें कि देश के लिए जो किया गया और जो किया जा रहा है वो ठीक है कि नहीं है। और जहां तक विकास की बात है कि क्या किया और आपने क्या किया, आपका तो 12वां साल है, आपका तो 12वां साल है। जब हमारी सरकार थी, हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार में हरियाणा के अंदर 60 किलोमीटर मेट्रो को लेके जाने का, हमने पहुंचाने का काम किया था। क्या किया था क्या नहीं, 12 साल बीत गए। 60 किलोमीटर छोड़ो, 12 इंच भी मेट्रो को आगे बढ़ाने का काम आपसे नहीं हुआ। आप विकास की बात करें, उस पे तो हम क्या बोले, शक्ल बदल गई हरियाणा की। विकास की जो चमक आई थी रोहतक में, हरियाणा प्रदेश में, वो विकास की चमक धूमिल हो गई। जैसा भविष्य हम अपने नौजवान को देना चाहते थे, नौजवान को सुनहरा भविष्य देना चाहते थे, देश में सबसे अग्रणी विकसित प्रदेश बनाना चाहते थे, आज वो नौजवान देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, देश में सबसे ज्यादा नशा, देश में सबसे ज्यादा अपराध, फिरौती प्रदेश हरियाणा प्रदेश बन गया। आज वो उस नौजवान के भविष्य पे प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। और विकास की चमक तो क्या धूमिल हुई, वो रोहतक में देखो, पूरे प्रदेश में देखो। मैं तो एक ही उदाहरण दिया, ये उदाहरण आप सोचना, दिल में सोचना इस बात को। 4 शहर मेट्रो से जुड़े थे, 4 शहर, केवल बोलने से कि हमारा बजट बढ़ गया। आप दिखाओ एक खंबा मेट्रो का कहीं आगे बढ़ाया हो आपने, एक खंबा 12 साल में। 12 साल कम नहीं होते, रुक क्यों गया? रोकना भी बहुत बड़ा काम है, रोकना आसान काम नहीं है। विकास की गति कम करना तो चलो संभव है, मगर विकास की गति को रोकना, प्रदेश को ही विकास की पटरी से नहीं उतारा इन्होंने।
प्रदेश की राजनीति को भी विकास की पटरी से उतारकर और भाई को आपस में उलझाकर प्रदेश को की राजनीति को भी राजनीतिक विकास की पटरी से उतारने का काम किया। इसीलिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और अपराध की तो मैं क्या बताऊं, आप सब जानते हैं। अपराध की तो हम क्या बताएं, तो सब जानते हैं। बीच में एक बार नायब सिंह जी का बयान आया था आज आए हुए रोहतक में कि बहुत बढ़िया प्रदेश में अपराध के आंकड़े बता रहे थे कि बहुत सुरक्षित प्रदेश का आंकड़े बताते। नायब सिंह जी, आप बयान जब दो तो बयान के नीचे जो कमेंट चल रहे हो वो कमेंट भी देख लिया करो। जब आपने कहा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आज के दिन देख लेते हैं। उस बयान के नीचे अगर 1000 कमेंट आए तो 999 कमेंट ये आए कि भाई इतना मत बोलो भाई। बीजेपी वाले भी लिख रहे थे। तो ये स्थिति है। तो भाई जो है, मगर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमें इस विचारधारा से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। देश की साख, तिरंगे की साख को बनाए रखने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमें संविधान और प्रजातंत्र को बचाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आपने देखा किस तरीके से पूरे देश में चुनाव आयोग ने निष्पक्षता की भूमिका की बजाय भाजपा की सहायक भूमिका निभाते हुए लोगों के प्रजातांत्रिक अधिकारों पर ग्रहण लगाने का काम किया। ये भी पहली बार हुआ है देश में। जो वोट चोरी का एक आंदोलन चल रहा है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, राहुल जी ने, आपको याद होगा कि उस आंदोलन के मामले में जब प्रेस वार्ता करके बताया कि किस तरीके से वोट चोरी की जा रही है, उसमें उदाहरण दिया तो हरियाणा प्रदेश का उदाहरण दिया कि हरियाणा प्रदेश में इतना नजदीकी चुनाव किस तरीके से। और उन्होंने काफी तथ्य रखे थे। हम भी काफी गहनता से हरियाणा में अध्ययन करा रहे हैं और बहुत जल्दी हम भी तथ्य रखेंगे कि हरियाणा के अंदर कैसे यंत्र मंत्र तंत्र से ये सरकार बनाने का काम, ये जन भावनाओं के अनुसार बनी हुई सरकार नहीं है। ये यंत्र मंत्र तंत्र वो एक ही बात है, उसका जो है जो आप जो शब्द इस्तेमाल कर लो, लेकिन ये यंत्र मंत्र और तंत्र, शाम दाम दंड भेद और चुनाव के अंदर तमाम तरह के हथकंडे अपनाकर बनाई गई सरकार है। मैं नायब सिंह जी के शब्दों में कहूं तो ये जो भाजपा के पास सारी व्यवस्थाएं थी, उन व्यवस्थाओं से बनाई गई सरकार है। ये एक उस दिन कह सकते थे ये कि लोगों ने फैसला कर लिया जन भावना से सरकार बनेगी। नहीं, उन्होंने कहा, नायब सिंह जी ने रिजल्ट से एक दिन पहले जन भावना का नाम नहीं लिया, कहा कि भाजपा के पास सारी व्यवस्थाएं हैं। और तो ये उन व्यवस्थाओं से बनाई गई सरकार है, उन्हीं की व्यवस्थाएं, उन्हीं का बयान में कहता हूं ये लड़ाई हम लड़ेंगे। मैं आखिर में अंत में जो हमारे दोनों जिला अध्यक्ष बने हैं, मैं कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व ने हमारे बहुत ही साधारण कार्यकर्ताओं को ये मौका दिया है। हमारे रोहतक डिस्ट्रिक्ट में दोनों हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं, भाई बलवान जी और भाई केडी जी, साधारण वर्कर हैं, इनको मौका दिया है। हम इनको दोनों को बहुत बहुत अपनी तरफ से बधाई देते हैं और कांग्रेस हाईकमान का धन्यवाद करते हैं कि ऐसे साधारण कांग्रेस वर्कर को ऐसा मौका मिला। साधारण कांग्रेस वर्कर का मतलब है कि आप में से एक है। आप में से एक है कि नहीं है, एक बार बताओ। आप में से एक है। और दूसरा अर्थ ये है कि प्रधान ये नहीं है आप सब भी प्रधान हो, ये प्रधान नहीं है आप सब प्रधान हो। तो ये जो प्रधानी है दोनों की, ये कांग्रेस कार्यकर्ता की प्रधानी है, ये आप सबकी मेहनत की प्रधानी है। आप लोगों को ये जिम्मेदारी व्यक्त करी है और जो जिम्मेदारी आपके कंधों पे डाली है, तो भाई वो उस जिम्मेदारी को निभाने में आपको इन दोनों का पूरा साथ देना है, क्योंकि आपके साथ के बिना ये जिम्मेदारी ये भी नहीं निभा सकते, कोई भी नहीं निभा सकता जिम्मेदार। और आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है क्योंकि एक आम घरों से, साधारण परिवारों से, एक जो सही में कॉमन मैन जो है, तो ये कांग्रेस पार्टी के आम परिवार, आम घरों से, जो कांग्रेस पार्टी के जिन्होंने कभी कोई हर तरह के लाभ, लालच, प्रलोभन, मुश्किल, जटिल समस्या जो आप सब फेस करते हो, आप सब फेस करते हो, तो जो उसके बावजूद इन 11-12 साल में जैसा संघर्ष आप सबने किया है, वो आसान नहीं है। मैं जानता हूँ, आप सबकी एक एक की मैं समस्याओं को जानता हूँ। तो आप लोगों ने जितनी मेहनत करी है इन 12 साल में, जो विपक्ष का जो संघर्ष है, ऐसी तानाशाही सरकार के जब मुकाबले करने की बात आए
तो फिर भी आपकी तरफ से कोई कमी नहीं रही। आपने एक कदम पीछे नहीं हटाया। जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो संदेश दिया था कुरुक्षेत्र में, और अर्जुन ने कहा था कि इस रणभूमि में ना तो मैं अपना सर झुकाऊंगा, ना एक कदम पीछे छोड़ के भागूंगा, ना एक कदम पीछे लूंगा। तो जब आखिर में गीता के संदेश के लास्ट में जब उन्होंने सारा संदेश लेके, तो भाई आपने भी वही काम किया अर्जुन की तरह। आप खड़े रहे हो पिछले 12 वर्ष में, और यही जो है, ये जो दोनों है, ये आपका प्रतीक है। तो एक बार मेरी बात पूरी करें। तो ये आप ही का प्रतीक है। तो भाई आप लोगों को इनका साथ देना है। बताओ भाई, मैं देख रहा था आज दोनों जो हमारे प्रधान बने हैं बड़े नर्वस थे बेचारे दोनों, और कि भाई नए हैं सबसे, कि भाई सबका साथ मिलेगा, लेकिन आपने आकर इनका हौसला बढ़ाने का काम किया। आप यहाँ पे पहुंचे हो। तो भाई बताओ देवेंद्र भारत जी स्वागत कर रहे हैं। बताओ भाई, एक बार हाथ खड़ा करके भाई पूरा साथ दोगे भाई? सारे सबको मिलके लड़ाई लड़नी है, तो पूरा आप इनका साथ देना, इनका पे पूरा आशीर्वाद रखना। अब मेरे ख्याल आगे की कार्रवाई बढ़ाते हुए जो धन्यवाद करने के लिए गुलशन